डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर वेलकम इन क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों, आप 9th और 10th में भी प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़कर आए हैं। प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रायिकता। आपने 9th क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़ी। वो प्रोबेबिलिटी कैसी थी हमारे पास? अभी प्रयोगों के आधार पर, यानी कि उसमें डाटा कलेक्ट किया जाता था, ऑब्जर्वेशन की जाती थी। यानी कि हमारे पास जो 9th क्लास में प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता पढ़कर आए हैं, उसमें हमारे पास क्या फार्मूला होता था प्रायिकता ज्ञात करने का, निकालने का, कि अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई है, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई है डिवाइड बाय कुल अभिप्रयोगों की संख्या, कुल अभिप्रयोगों की संख्या, इनकी नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इन विच इवेंट हैपन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों, आपको याद होगा कि उसमें हम क्या करते थे। सपोज करो हमने सिक्के का एग्जांपल ले लिया। सिक्के को एक बार उछाल कर देखा कि एक बार चित आया, एक बार पट आया। 2 बार उछाल कर देखा, 10 बार उछाल कर देखा, 100 बार उछाल कर देखा। तो आपके पास ऐसा ही एक क्वेश्चन हुआ करता था कि हमने एक सिक्के को 1000 बार उछाल कर देखा, यानी कि उस एक्सपेरिमेंट को हमने कितनी बार रिपीट किया? 1000 बार रिपीट किया। और फिर उसमें नोट किया गया कि हमारे पास 455 बार तो हमारे पास क्या आता है? हेड आता है। और 545 बार हमारे पास क्या आता है? टेल आ रही है। और हमें क्या निकालना था? हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन विच इवेंट हैपन, यानी कि हमारे पास हेड कितने एक्सपेरिमेंट्स में आया? 455 में, यानी कि अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई। तो हमारे पास 455 ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जिनमें हेड आया था। और टोटल कितने एक्सपेरिमेंट करके देखे, यानी कितनी बार हमने सिक्के को उछाल कर देखा था? हमने 1000 बार सिक्के को उछाल कर देखा था। तो ये हमारे पास क्या आती थी? हेड आने की प्रोबेबिलिटी आ जाती थी। तो ये हमारे पास थी एक्सपेरिमेंट बेस्ड प्रोबेबिलिटी, जिसको हम कहते थे स्टैटिकल अप्रोच ऑफ द प्रोबेबिलिटी। फिर हमने 10th में प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा। तो 10th में जो हमारे पास फार्मूला था प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का, वो हमारे पास था घटना के अनुकूल परिणाम। घटना के अनुकूल परिणाम डिवाइड बाय हमारे पास कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फार्मूला था 10th क्लास में। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई होती थी कि हमारे पास सारे परिणाम कैसे होने चाहिए? समप्रायिक। परिणाम मतलब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जितनी भी उसमें रिजल्ट्स होते हैं, पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं, सारे के सारे कैसे होने चाहिए? समप्रायिक होने चाहिए, इक्वली लाइकली होने चाहिए। जैसे हम एक कॉइन को थ्रो करते हैं तो उसमें एक बार ही हेड होता है और एक बार ही टेल होता है। हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो उस पर सभी नंबर, जितनी भी डॉट्स होती हैं, सभी एक एक बार लगी होती है। यानी कि हमारे पास एक बार एक डॉट लगी होती है, एक बार ही दूसरी 2 डॉट लगी होती हैं, एक बार ही 3 डॉट लगी होती हैं। यानी कि 1 से लेकर 6 तक जितनी भी डॉट लगी हुई हैं, सभी एक बार लगी हुई हैं। सभी हमारे पास जो भी रिजल्ट्स थे, कैसे थे? आउटकम्स थी, वो इक्वली लाइकली थी, इनकी सबको इक्वल चांस मिलता था। उसको बेस बनाते हुए हमने 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी। तो बच्चों, लेकिन अगर हमारे पास, जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट बेस्ड प्रोबेबिलिटी थी, तो अगर हमारे पास इनफाइनाइट एक्सपेरिमेंट्स हो, यानी कि हमारे पास इनफाइनाइट एक्सपेरिमेंट करना पॉसिबल नहीं होगा, या हमारे पास क्या हो, सभी जो रिजल्ट्स हैं, सभी आउटकम्स हैं, वो हमारे पास इक्वली लाइकली ना हो, तब हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे? तो इस केस के लिए हमारे पास नई थ्योरी, यह है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि किसी रशियन मैथमेटिक्स ने हमें एक नई थ्योरी दी है। इसको बोलते हैं एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या है हमारे पास? एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इसको हम अब 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो इस अप्रोच को पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म, जैसे कि हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स, सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट, इवेंट्स,
इनके बारे में जानकारी होना जरूरी है, इनकी हमारा बेस मजबूत होना जरूरी है ताकि हम क्वेश्चंस को इजीली निकाल सकें। तो सबसे पहले हम छोटी छोटी टर्म्स जो हम क्वेश्चंस में पढ़ेंगे उनको समझते हैं कि क्या होती है। सबसे पहले है हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट, कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। जैसे बच्चों एक पॉइंट को थ्रो करते हो, जब एक पॉइंट को थ्रो करते हो तो आपके पास हेड आता है या टेल आता है, आपको पता है, लेकिन थ्रो करने के बाद आपके पास हेड आएगा या टेल आएगा ये तो आपको नहीं पता होता। दोनों चीजों में डिफरेंस है कि आपको पता है पॉइंट पे हेड है या टेल है, यानी कि जब उसको उछालोगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन आप ये कंफर्म तो नहीं होते या श्योर तो नहीं होते ना कि उछालने पर हेड आएगा या टेल आएगा। इसी तरह से डाई को थ्रो करते हो, उस पर 1 से लेकर 6 तक डॉट लगी हुई है, आपको पता है इन 6 में से कुछ ना कुछ आने वाला है, लेकिन क्या आने वाला है इसके बारे में आप श्योर नहीं होते हो। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या कहलाते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं एक और, कि हमारे पास डिफरेंट ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, हमें पता है ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जब ट्रायंगल कैसी भी दी हुई है उसके तीनों एंगल्स का सम कैसा होता है, 180 डिग्री होता है, लेकिन हम एश्योर नहीं होते कि सभी ट्रायंगल्स में एंगल्स कौन कौन से दिए हुए हैं। यानी कि हमारे पास ये पता है कि तीनों का सम 180 है, लेकिन एंगल कौन कौन से हैं वो हमें नहीं पता होता कि डिफरेंट ट्रायंगल में डिफरेंट एंगल्स होते हैं। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हमने क्या कहा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे अगर वो दी हुई 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इनकी कौन सी 2 कंडीशन है कि नंबर फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास, इट हैज मोर देन 1 आउटकम, इट हैज मोर देन 1 आउटकम, इनकी एक तो इसकी 1 से ज्यादा आउटकम होनी चाहिए। दूसरा, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम इन एडवांस, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम इन एडवांस, आउटकम इन एडवांस, यानी हमें एडवांस में हम ये ना बता पाए कि क्या आने वाला है। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब हमारे पास सेकंड टर्म है आउटकम। आउटकम किसे कहते हैं, तो हमारे पास जब भी कोई हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो जो उसके पॉसिबल रिजल्ट होते हैं, जैसे हमने पॉइंट को थ्रो किया तो पॉसिबल रिजल्ट क्या है, हेड और टेल। एक डाई को थ्रो किया तो पॉसिबल रिजल्ट क्या है, 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर। तो हमारे पास किसी भी एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल रिजल्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आउटकम। द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम। इसके बाद है हमारे पास सैंपल स्पेस। अब हमारे पास सैंपल स्पेस क्या होता है, जैसे हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसकी जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स थी उनको हमने सेट की फॉर्म में लिख दिया, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस। एग्जांपल दोबारा से, जैसे हमने पॉइंट को थ्रो किया, उसकी पॉसिबल आउटकम कौन कौन सी है, हेड और टेल। अगर हम हेड और टेल दो की आउटकम थी, इनको सेट की फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, सैंपल स्पेस। या हमारे पास कोई डाई थ्रो करते हैं तो हमारे पास उस पर 1 से लेकर 6 तक डॉट्स होती हैं, तो अगर हमने इन सबको किसी फॉर्म में लिख दिया, एक सेट की फॉर्म में लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, सैंपल स्पेस। और जो इस सेट के एलिमेंट्स हैं, इनकी H और T, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, सैंपल पॉइंट। इनकी एलिमेंट ऑफ सेट क्या बन जाएंगे, सैंपल पॉइंट। तो ये हमारे पास टर्म्स आई थी जो एक्सरसाइज 16.1 के लिए हमें पता होनी चाहिए थी, रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम और हमारे पास सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इसके एग्जांपल्स और उसके बाद एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसका एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में कहा गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट स्पेसिफाई अप्रोप्रिएट सैंपल स्पेस। इनके नीचे हमारे पास 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के, दोनों के लिए ही हमें सैंपल स्पेस बताना है क्या होगा। पहला पार्ट है, अ बॉय हैज 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन एंड अ 5 रुपी कॉइन इन हिज पॉकेट।
ही टेक्स आउट 2 coins आउट ऑफ हिज पॉकेट वन आफ्टर द अदर। यानी कि किसी लड़के की पॉकेट में 1 रुपये का कॉइन भी है, 2 रुपये का कॉइन भी है और 5 रुपये का कॉइन भी है। वो एक एक करके क्या निकालता है, 2 कॉइन निकालता है। तो पॉसिबल आउटकम क्या होगी? तो इसके लिए क्या कहा गया है, एग्जाम्पल में जैसे कहा है कि जो 1 रुपये की कॉइन है उसको किससे डिनोट कर लिया उसने, क्यू से डिनोट कर लिया। और जो हमारे पास 2 रुपये की कॉइन है उसको एक्स से डिनोट कर लेते हैं, और जो 5 रुपये की कॉइन है उसको आर से डिनोट कर लेते हैं। यानी कि हमारे पास जो 1 रुपये की कॉइन है उसको किससे डिनोट कर लिया, क्यू से, और 2 रुपये की कॉइन है उसको एच से, और 5 रुपये की कॉइन को किससे डिनोट कर लिया, आर सिंबल यूज कर लिया। अब हमें सैंपल स्पेस लिखना है। अब उसने अपनी पॉकेट से एक एक करके 2 कॉइन निकाल लिए। हो सकता है सबसे पहले उसने क्या निकाला हो, 1 रुपये कॉइन निकाला हो, उसके बाद 2 रुपये कॉइन निकाला हो। ये भी तो हो सकता है कि पहले उसने 1 रुपये कॉइन निकाला हो और फिर 5 रुपये का कॉइन निकाला हो। तो 1 रुपये के साथ 2 रुपये का कॉइन भी हो सकता है और 5 रुपये का कॉइन भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में उसने क्या निकाला हो, 2 रुपये का कॉइन निकाला हो और फिर क्या निकाला, 1 रुपये का, या पहले 2 रुपये का और फिर किसका निकाला हो, 5 रुपीज का निकाला। ये भी तो हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में ही उसने 5 रुपये की कॉइन निकाल ली हो और बाद में उसने 1 रुपये का कॉइन निकाला हो, या फर्स्ट टाइम में ही उसने 5 रुपये की कॉइन निकाल ली हो, या सेकेंड टाइम पे उसने 2 रुपये की कॉइन निकाल ली। तो ये हमारे पास क्या थी, सारी पॉसिबल आउटकम्स, और इन सबके सेट को हमने क्या कहा, सैंपल पॉइंट। तो सिर्फ ये पॉसिबल है, यानी कि वो पहले 1 रुपये का सिक्का निकाल ले, फिर 2 का, या पहले 1 का फिर 5 का, या 2 का 1 का 2 का 5 का, या पहले 5 का निकाल ले, 5 के बाद फिर 1 का, या पहले 5 का निकाला तो उसके बाद क्या निकाल ले, 2 का निकाल ले। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, अ पर्सन इज नोटिंग डाउन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अलोंग अ बिजी हाईवे ड्यूरिंग अ ईयर। यानी कि पर्सन क्या नोट कर रहा है कि कोई बिजी हाईवे है उस पर कितने एक्सीडेंट होते हैं पूरे साल भर में, उसको नोट कर रहा है। तो हो सकता है कि एक भी एक्सीडेंट ना हुआ हो, और सैंपल स्पेस लिखना है, हो सकता है एक भी एक्सीडेंट ना हुआ हो सकता है 1 हो गया हो, 2 हो गया हो, 3 हो गया हो। तो ये वाला सेट हमारे पास कैसा बनेगा, इनफाइनाइट सेट बनेगा, कि हमारे पास पता नहीं उस पर कितने के कितने हमारे पास एक्सीडेंट हो गए होंगे। इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 4, अ कॉइन इज टॉस्ड if it shows head, we draw a ball from a bag consisting of 3 blue and 4 white ball. If it shows tail, we throw a die. Describe the sample space of the experiment. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें कहा गया है कि एक कॉइन को टॉस किया गया है, अगर कॉइन के ऊपर हेड आता है तब क्या करना है, एक बॉल ड्रॉ करनी है। कहाँ से, एक बैग के अंदर से, जिसमें 3 ब्लू बॉल है और 4 कैसी हैं, व्हाइट बॉल है। और अगर टेल आती है तो क्या करना है, डाई को थ्रो करना है। तो सैंपल स्पेस लिखना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो बैग है उसके अंदर जो बॉल दी हुई है, 3 तो दी हुई है ब्लू, और हमारे पास 4 दी हुई है व्हाइट। जो ब्लू बॉल दी हुई है उनको हम नाम दे देते हैं कि हमारे पास B1, B2 और B3। ये 3 बॉल तो दी हुई है ब्लू, और 4 दी हुई है व्हाइट, इनकी W1, W2, W3, W4। अब हम सैंपल स्पेस लिखना चाहते हैं कि हमने पहले कॉइन को थ्रो किया, तो कॉइन को थ्रो किया, सपोज कर लिया, क्या आ गया, हेड आ गया। हेड आ गया तो अब क्या निकालना है, हमने बैग में से बॉल निकालनी है। तो हो सकता है बैग में से B1 उनकी फर्स्ट ब्लू बॉल निकल गई हो। ये भी हो सकता है कि कॉइन पे तो हेड ही आया था, लेकिन हम निकालना चाह रहे हैं सेकंड ब्लू बॉल निकल गई हो। ये भी हो सकता है कि हमने क्या निकाली, थर्ड ब्लू बॉल निकाल ली हो। ये भी हो सकता है कि हेड के साथ क्या आ गई हो, फर्स्ट व्हाइट बॉल आ गई हो, या सेकंड व्हाइट बॉल आ गई हो, या थर्ड व्हाइट बॉल आ गई हो, या फोर्थ व्हाइट बॉल आ गई हो। ये भी तो हो सकता है कि कॉइन पे हेड आया ही ना हो, कॉइन पे क्या आया हो, टेल आई हो। अगर टेल आई है तो क्या करना है, डाई को थ्रो करना है। तो पहले कॉइन पे क्या आया, टेल, फिर डाई को थ्रो किया, तो डाई पर 1 भी आ सकता है, डाई पर 2 भी आ सकता है, डाई पर 3 भी आ सकता है, डाई पर 4, 5 और 6 कुछ भी आ सकता है। तो ये हमारे पास क्या थी, पॉसिबल आउटकम्स। इन सबके सेट को हमने क्या कहा, सैंपल स्पेस। यानी कि हमें वो सब कुछ पॉसिबिलिटीज लिखनी है जो
हैपन हो सकती हैं। जैसे कि क्वाइन पे हेड आया तो एक बॉल निकालनी है, तो बॉल तो हेड के साथ कोई सी मर्जी भी निकल सकती है। हमारे पास 7 बॉल्स हैं तो 7 में से कोई सी भी निकल सकती है। या हेड ही नहीं आया तो टेल आया, डाई को थ्रो किया तो हमारे पास टेल के साथ 1 से लेकर 6 तक कोई सा भी नंबर आ सकता है। तो ये हमारे पास था एग्जाम्पल नंबर 4। इसके बाद दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 5। हमें कहा है कंसिडर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल अ हेड कम्स अप। इनकी क्या कहा गया है, एक कॉइन को टॉस किया जाता है कब तक, इनडेफिनाइट टाइम। इनकी बार बार करते रहते हैं, कब तक करना है, जब तक हेड ऊपर नहीं आ जाता है। इनकी हेड आने की वेट करनी है। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। अब बच्चों कि हमने डाई को बार बार थ्रो करना है, कब तक, जब तक हेड ऊपर नहीं आता। तो ये भी तो हो सकता है कि हमने क्वाइन को टॉस किया और फर्स्ट टाइम में क्या आ गया, हेड आ गया, तो इसका मतलब दोबारा टॉस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये भी हो सकता है कि क्वाइन में फर्स्ट टाइम में हेड नहीं आया, हेड नहीं आया तो क्या आया होगा, टेल, तो सेकेंड टाइम में क्या आ गया होगा, हेड, फिर हमें वहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। ये भी तो हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में भी हेड ना आया हो, सेकेंड टाइम में भी हेड ना आया हो, फर्स्ट टाइम में हेड नहीं आया, सेकेंड टाइम में भी हेड नहीं आया, हो सकता है थर्ड टाइम में भी हेड आ गया। ये भी हो सकता है कि पहले 3 बार तो हेड नहीं आया, क्योंकि पहले 3 बार में क्या आ गई, टेल, फोर्थ टाइम में हेड आ गया हो। ये भी हो सकता है कि पहली 4 बार में तो हेड ना आया हो, क्योंकि पहली 4 बार में क्या आया हो, टेल, और फिर क्या आ गया हो, हेड। तो इस तरह से हमारे पास कितने सैंपल स्पेस बनेंगे, इनफाइनाइट सैंपल पॉइंट्स बन जाएंगे। इनकी ये वाला सैंपल स्पेस कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सैंपल स्पेस लिखने हैं। अब एक्सरसाइज 16.1 पहला क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम। ऊपर हेडिंग दिया हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 7 डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो बच्चों ये आपने काफी बार किया हुआ है, खुद कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। डाई को 2 बार टॉस किया गया है, तो ये भी आप कर सकते हैं। तीसरा है, अ क्वाइन इज टॉस्ड 4 टाइम। क्वाइन को 4 टाइम टॉस किया गया है, तो सैंपल स्पेस लिख कर दिखाओ। तो बच्चों ये क्वेश्चन कर लेते हैं, डाई को हमने क्वाइन को हमने 4 टाइम टॉस किया गया है, तो 4 टाइम इनकी 1 2 3 4 हो सकता है चारों ही बार हमारे पास क्या आ गया हो, हेड आ गया हो। ये भी हो सकता है कि 4 में से क्वाइन को 4 बार टॉस कर रहे हो, 4 में से 3 बार तो हमारे पास हेड आया और 1 बार क्या आया हो, टेल। और 4 बार में से 3 बार हेड आया और 1 टेल आया, तो कितने तरीके से आ सकता है, हो सकता है फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम तो हेड आया हो, फोर्थ टाइम टेल आया हो। ये भी तो हो सकता है कि हमारे पास टेल या थर्ड टाइम आया हो, या टेल सेकेंड टाइम आया हो, या टेल फर्स्ट टाइम आया हो। तो इस टेल को हम मूव करते जाते हैं, सारे केसेस लिख लेते हैं। हो सकता है हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड टाइम में हेड आया हो, थर्ड टाइम में टेल, और फिर फोर्थ टाइम में हेड। टेल को मूव कर रहे हैं, पहले फोर्थ पोजीशन पे था, अब थर्ड पे ले आए हैं, अब किस पर लेकर आएंगे, सेकेंड पर, अब नेक्स्ट में हम फर्स्ट पे। तो ये हमारे पास सारी पॉसिबिलिटीज हैं, जिसमें हमारे पास 3 बार हेड और 1 बार टेल आ सकता है। कि टेल फोर्थ टाइम भी, या थर्ड टाइम, या सेकेंड टाइम, या फर्स्ट टाइम आ सकता है। तो यही हमारे पास पॉसिबल केसेस हैं, जिसमें हमारे पास 3 हेड और 1 टेल आ सकता है। ये भी तो हो सकता है कि हम क्वाइन को टॉस कर रहे हैं और हमारे पास 2 बार हेड आया हो और 2 बार टेल आया हो। अब 2 बार हेड और 2 बार टेल, वो कितनी तरीके से आ सकता है, वो हम सारे केसेस लिख लेते हैं। हो सकता है कि हमारे पास फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम तो क्या आया हो, हेड, थर्ड और फोर्थ टाइम क्या आया हो, टेल। ये भी हो सकता है कि जो फर्स्ट टाइम हेड आया हो, सेकेंड टाइम टेल आया हो, थर्ड टाइम हेड आया हो, फोर्थ टाइम टेल आया हो। ये भी हो सकता है, इसको ही चेंज कर लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टाइम टेल आया हो, सेकेंड टाइम हेड आया हो, थर्ड टाइम टेल आया हो, फोर्थ टाइम क्या आया हो, हेड आया हो। ये भी तो हो सकता है कि हमारे पास जो फर्स्ट टाइम है वो टेल हो, ठीक है, और सेकेंड टाइम क्या हो, हेड, थर्ड टाइम भी क्या हो, हेड हो, और फोर्थ टाइम क्या हो, टेल हो। ये भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम तो क्या हो, हेड हो, सेकेंड टाइम टेल, थर्ड टाइम टेल, और फोर्थ टाइम क्या हो, हेड हो। कितने केसेस लिख चुके हैं हम, ये 1 2 3 4 और 5। एक केस और रहता है, अभी हमारे पास यहाँ पर 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल,
तो हमारे पास ये भी तो हो सकता है कि दोनों टेल इकट्ठी आ गई हो, ये फर्स्ट और सेकंड टाइम में, और ये हमारे पास दोनों हेड कौन से आए हो, इस टाइम में आए। तो ये हमारे पास पॉसिबल केस बनते हैं। अब चेक कर सकते हो कि दोनों हेड और दोनों टेल, दिए गए दोनों टेल और दोनों हेड, यहाँ H से स्टार्ट हुआ, T पे खत्म हुआ, T से स्टार्ट हुआ, H पे खत्म हुआ। यहाँ पर हमारे पास T पहले था, दोनों H बीच में थे, यहाँ H पहले, दोनों T बाद में है। तो कितने केसेस हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 टाइप से हमारे पास दो हेड और दो टेल आ सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास क्या आना चाहिए कि अब दो हेड और दो टेल भी आ चुके हैं। अब क्या आएगा, एक हेड और 3 टेल। अब एक हेड यानी हेड फर्स्ट टाइम में आ गया, टेल कितनी आई, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टाइम में। अब हेड एक बार है तो हेड को पहले हमने फर्स्ट टाइम लिया, फिर सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम और फिर फोर्थ टाइम ले लेते हैं। लिखने का तरीका देखना है, अभी मैंने हेड को फर्स्ट टाइम लिया था, अब मैंने हेड को कहाँ लेना है, सेकंड टाइम, और फिर हेड को कहाँ लेंगे, थर्ड टाइम, और फिर हेड को कहाँ लेंगे, फोर्थ टाइम। तो ये हमारे पास क्या बन गया कि हमारे पास 4 केस बन गए, जिसमें से हमारे पास हेड एक बार आ सकता है। अब हेड हमारे पास 4 बार भी आ चुका, 3 बार भी आ चुका, 2 बार भी आ चुका, 1 बार भी हो चुका। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम कॉइन को 4 बार थ्रो कर रहे हैं और हेड एक बार भी ना आया, और हेड एक बार भी नहीं आया तो क्या आएगा, टेल आएगी। क्या आएगी, टेल। और इसको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दो। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, सैंपल स्पेस। अगर हम कॉइन को 4 बार थ्रो करते हैं, ये चारों कॉइन को एक साथ थ्रो करते हैं। अब देखो कितने सैंपल कॉइन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि कॉइन को 4 बार थ्रो करने पर सैंपल स्पेस कितने बन जाते हैं, 16 के बराबर हो जाते हैं। लिखते हुए ध्यान रखना, एक सिरा पकड़ लेना है, यानी कि वो केस जिसमें चारों हेड आए हों, वो सारे केस जिसमें 3 हेड आए हों, वो केस जिसमें 2 हेड आए हों, वो केस जिसमें 1 हेड आया हो, और वो केस जिसमें एक भी हेड नहीं आया हो, तो गलती होने की संभावना ना के बराबर होती है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन। एक कॉइन को टॉस किया गया और फिर एक डाई को थ्रो किया गया। अब हमारे पास सैंपल स्पेस फॉर्म करना है, कॉइन को टॉस किया गया, कॉइन को टॉस करेंगे, हेड आएगा या टेल आएगा। तो सपोज करो पहले क्या आ गया, हेड, फिर क्या करना है, डाई को थ्रो करना है। डाई को थ्रो करोगे तो हेड के साथ 1 भी आता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी आ सकता है ना, कुछ भी। हमें थोड़ा ना पता कि क्या आने वाला है। हमने कॉइन को थ्रो करा और एक डाई को थ्रो करा, हो सकता है उस पर हेड आ गया, उस पर 1 हेड आ गया, 2 हेड आ गया, 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। ये भी हो सकता है कि कॉइन पे टेल आ गई है, डाई पर 1 T2 T3 T4 T5 और ये T6, यानी कि हमें तो पॉसिबल आउटकम्स का सेट लिखना है। तो ये सब पॉसिबिलिटीज हैं जो एक डाई और एक कॉइन को थ्रो करने पर आ सकती हैं। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में a coin is tossed and then a die is rolled only in a case a head is shown on the coin। यानी कि कॉइन को टॉस किया जाता है, फिर एक डाई को रोल किया जाता है सिर्फ उसी केस में जब हमारे पास कॉइन के ऊपर क्या आ जाए, हेड आ जाए। अभी हमने 4th क्वेश्चन किया, 4th में फर्क था, 4th में कहा गया था एक कॉइन को टॉस किया गया, एक डाई को रोल किया गया, कोई कंडीशन नहीं थी। इसमें कहा गया है कॉइन को टॉस किया गया है और एक डाई को तभी रोल किया गया है जब हमारे पास क्या हो, कॉइन के ऊपर हेड आ जाए। यानी कि कॉइन के ऊपर अगर टेल आ गया तो कुछ भी नहीं करना, लेकिन कॉइन के ऊपर हेड आ जाए तो हमें डाई को भी रोल करना है। तो डाई पर हमारे पास 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो इस तरह से हमें ध्यान देना है, ठीक है, कि हमारे पास सैंपल स्पेस चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ना है। अब इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, 2 boys and 2 girls are in the room X and 1 boy and 3 girls in the room Y.
स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ रूम इज सिलेक्टेड एंड देन अ पर्सन। इनकी जो एक्स रूम है, एक्स रूम में हमें क्या दिया हुआ है, 2 बॉयज दिए हुए हैं और 2 गर्ल्स दी हुई है। जो वाई रूम है उसमें हमें दिया हुआ है 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स। इसने कहा पहले एक रूम को सिलेक्ट किया जाता है, रूम हमने एक्स सिलेक्ट किया या वाई सिलेक्ट किया और फिर उसमें से पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है, तो सैंपल स्पेस लिखो। तो हो सकता है कि हमारे पास कि सैंपल स्पेस में कि हमने रूम एक्स को सिलेक्ट कर लिया हो। जो हमारे पास इसमें 2 बॉयज हैं उसको हमने क्या नाम दे दिया, B1 B2। जो 2 गर्ल्स हैं उनको नाम दे दिया G1 G2। इसी तरह से हमारे पास जो इसमें बॉय है उसको नाम दे दिया हमने B1, जो इसमें गर्ल्स हैं उसको हमने नाम दे दिया G1 G2 और G3। या आगे भी दे सकते हो, इनको चेंज भी कर सकते हो। गर्ल्स को नाम दे दिया G3 G4 G5 और बॉय को नाम दे देते हैं यहाँ पर 2 तक था, 3rd बॉय। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 1 बॉय और 3 गर्ल है, कैसे मर्जी भी दे सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें सैंपल स्पेस लिखना है। हमने रूम सिलेक्ट कर लिया, जब रूम सिलेक्ट करने के बाद हमने एक पर्सन को सिलेक्ट करना है, तो वो बॉय नंबर 1 वाला भी हो सकता है, नंबर 2 वाला भी हो सकता है, या गर्ल भी हो सकती है नंबर 1 और नंबर 2 वाली। यानी कि रूम के साथ हम बॉय B1 B2 या गर्ल G1 गर्ल G2 ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। या हो सकता है कि हमने सेकेंड रूम यानी वाई सिलेक्ट किया हो, या इसमें रहने वाले लड़के B3 को सिलेक्ट कर लिया हो, या वाई के साथ G3 वाई के साथ G4 और वाई के साथ G5 को सिलेक्ट किया हो। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस। ये माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्योंकि पेपर में ये 1 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। हमें यही लिखना है। आपकी बुक में जो आंसर्स दिए हुए हैं वो भी सिंगल लाइन में है, लेकिन वो आंसर लिखा कैसे गया वो आपके माइंड से ऊपर जाना चाहिए कि ये आंसर ऐसा क्यों बनता है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, 1 डाई इज रोल्ड। ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया, ये क्वेश्चन नंबर 6 किया हमने। कौन सा किया ये हमने, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 1 die of red color and 1 of the white color and 1 of the blue color are placed in a bag. 1 die is selected at random and rolled. Its color and the number of its uppermost face is noted. Describe the sample space. तो बैग के अंदर कौन कौन सी डाई है, रेड है, ब्लू है और कौन सी है हमारे पास, व्हाइट है। रेड है, व्हाइट है और ब्लू है। तो हमने क्या करा, बैग में रखी हुई है, उनमें से एक डाई को बाहर निकाला, उसको रोल करा, उसके ऊपर जो नंबर आता है उसको हमने नोट किया। तो सैंपल स्पेस लिखना है। तो सिंपल सैंपल स्पेस हो सकता है बैग के अंदर से कौन सी डाई निकली हो बाहर, रेड, नंबर कौन सा आया हो 1, हो सकता है नंबर 2 आया हो सकता है नंबर 3 आया हो, या 4 आया हो, या 5 या 6। ये भी तो हो सकता है कि हमारे पास रेड की लाइन क्या निकली हो, व्हाइट निकली हो। एक ही लाइन में लिख लेते हैं, 1 के साथ 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ गया हो। व्हाइट डाई को रोल कर रहे हैं तो हमारे पास नंबर तो कोई सा मर्जी भी आ सकता है, या हमारे पास क्या आई हो, डाई हमने सिलेक्ट करी तो वो कौन सी सिलेक्ट हो गई हो, ब्लू सिलेक्ट हो गई हो, 1 आ गया हो, 2 आ गया हो, या नंबर 3 आया हो, या नंबर 4 या 5 या क्या आ गया हो 6। तो ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स का सेट हो गया, यानी कि सैंपल स्पेस हो गया। सैंपल स्पेस लिखते हुए ध्यान रखना है कि कर्ली ब्रैकेट्स जरूर डालनी है, ठीक है, क्योंकि सेट तभी बनेगा जब हम इसके सैंपल पॉइंट्स को कर्ली ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर देंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ फैमिली विद 2 चिल्ड्रन। यानी कि हमारे पास किसी फैमिली में 2 चिल्ड्रन हैं, तो हमने सैंपल स्पेस में क्या कंसिडर, एक्सपेरिमेंट में क्या है, नंबर ऑफ कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉयज एंड गर्ल्स। फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टिंग इन नोइंग वेदर इट इज अ बॉय और गर्ल इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। इनके जन्म के अनुसार वो बॉय है या गर्ल है। अगर हम इस चीज में इंटरेस्टेड हैं तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा। जब फैमिली में हमारे पास 2 ही बच्चे हैं तो सैंपल स्पेस में फर्स्ट बच्चा अगर बॉय है तो सेकंड गर्ल हो सकता है, फर्स्ट गर्ल है तो सेकंड बॉय हो सकता है, फर्स्ट बॉय है तो सेकंड भी बॉय हो सकता है, फर्स्ट गर्ल है तो सेकंड भी गर्ल हो सकता है। तो यही पॉसिबिलिटीज है, तो यही हमारे पास क्या बनेगा, सैंपल स्पेस बनेगा। इसके बाद है सेकंड पॉइंट,
व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टिंग इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। यानी कि अगर हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि किसी फैमिली में 2 ही चिल्ड्रन हैं तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है नंबर ऑफ गर्ल्स होने की। तो 2 चिल्ड्रन हैं तो हो सकता है उसमें एक भी गर्ल ना हो, इनकी हो ही ना, सिर्फ दोनों बॉयज हो। ये भी हो सकता है कि उसमें एक गर्ल हो, तो एक गर्ल है तो एक क्या होगा, बॉय। ये भी हो सकता है कि दोनों ही क्या हो, गर्ल्स हो। तो नंबर ऑफ गर्ल्स का जो सैंपल स्पेस बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, 0, 1 और 2। इस केस में क्या होगा 0, क्योंकि इसमें दोनों ही क्या है, बॉयज हैं, एक भी गर्ल नहीं है। इन दोनों केस में क्या हो जाता है, एक गर्ल है तो हमारे पास एक गर्ल हो सकती है, और इस केस में हमारे पास क्या है, दोनों ही गर्ल्स हैं तो हमारे पास मैक्सिमम 2 गर्ल्स हो सकती हैं अगर किसी फैमिली में हमारे पास 2 ही चिल्ड्रन हैं। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब बॉक्स कंटेन 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल व्हाइट पोल्स। अब बॉक्स के अंदर 1 रेड है और 3 आइडेंटिकल का मतलब बिल्कुल एक जैसी, कोई उसमें फर्क नहीं है, 3 आइडेंटिकल व्हाइट पोल्स हैं। 2 balls are drawn at random in succession without replacement। उसमें से 2 बॉल निकाली जाती हैं। राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। अब बच्चों हमारे पास जब बॉल निकाली जाती हैं तो अब तीनों बॉल, जैसे हमने इस केस में पहले क्वेश्चन किया था, बॉल्स के हमने नंबर डाले थे क्योंकि वो आइडेंटिकल बॉल नहीं थी, वो अलग अलग थी। लेकिन जब वो आइडेंटिकल बॉल है तो उनमें से कोई भी निकल जाएगी, वो सभी जैसी लगेंगी। तो हमारे पास एक रेड है और 3 कैसी है, व्हाइट। हो सकता है जो फर्स्ट बॉल निकली है वो रेड निकल गई, सेकंड क्या निकल गई, व्हाइट, या हो सकता है फर्स्ट व्हाइट निकल गई और सेकंड क्या निकल गई, रेड। ये भी हो सकता है कि फर्स्ट भी व्हाइट निकल गई और सेकंड भी क्या निकल गई, व्हाइट निकल गई। यानी कि इसमें हम W1, W2, W3 नहीं लिखेंगे क्योंकि बॉल्स कैसी हैं हमारे पास, आइडेंटिकल है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन एंड देन थ्रोइंग इट सेकंड टाइम इफ अ हेड अकर। यानी कि हमने क्या करना है, स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है। इसने कहा क्या है, एक्सपेरिमेंट में क्या है, पहले हमने कॉइन को टॉस किया और हम उसी कॉइन को दोबारा टॉस करते हैं अगर फर्स्ट वाली पे क्या आता है, हेड। दोबारा से पढ़ लो इसको। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन एंड देन थ्रोइंग इट सेकंड टाइम्स इफ अ हेड अकर। यानी कि अगर हमारे पास फर्स्ट टाइम हमने कॉइन को टॉस करा और कॉइन के ऊपर क्या जाता है, हेड आ जाता है, तो दोबारा से फिर हम क्या करेंगे, कॉइन को टॉस करेंगे। इफ अ टेल अकर ऑन द फर्स्ट टॉस, अगर पहले टॉस में हेड नहीं आता, टेल आती है, देन अ डाई इज रोल्ड वंस, तब हम डाई को एक बार रोल करेंगे। फाइंड द सैंपल स्पेस। तो बड़ा आराम से सबसे पहले हमने कॉइन को टॉस करा, हेड आएगा या टेल आएगा, सपोज करो हेड आएगा। फिर हमने क्या करना है, एक हेड आने पर कॉइन को दोबारा से फिर टॉस करना है। अब पहली कॉइन पे हेड आ गया, फिर हमने एक कॉइन को और टॉस करना है, तो उस कॉइन पर हेड या टेल में से कुछ भी आ सकता है। यानी फर्स्ट कॉइन पे तो हेड ही आया था, सेकंड पे हेड भी आ सकता है, फर्स्ट कॉइन पे तो हेड ही आया था, सेकंड पे टेल भी आ सकती है। दो ही ऑप्शन बनेगी कि पहले हमने कॉइन को टॉस कर दिया, हमारे पास सपोज करो हेड ही आया, फिर हमने एक कॉइन को और टॉस करना है तो उस पर हेड या टेल में से कुछ भी आ सकता है। तो ये हमारे पास हेड आने पर आउटकम्स बनती है। लेकिन हो सकता है कि हमने कॉइन को टॉस किया, फर्स्ट टाइम में क्या आ गया, टेल आ गया, तो इसने कहा टेल आने पे हमें क्या करना है, डाई को रोल करना है। तो डाई को रोल करोगे तो डाई पर नंबर हमारे पास 1 से लेकर 6 तक होते हैं। तो डाई को रोल करने पर हमारे पास 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, पॉसिबल आउटकम का सेट बन जाता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में सपोज 3 बल्ब्स आर सिलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम द लोड। यानी कुछ बल्ब दिए हुए हैं, उसमें से हमें 3 बल्ब सिलेक्ट करने हैं। ईच बल्ब इज टेस्टेड एंड क्लासिफाइड एज द डिफेक्टिव एंड द नॉन डिफेक्टिव। यानी कि हर बल्ब को टेस्ट किया जाता है और उसको डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव है तो डी मार्क कर दिया, नॉन डिफेक्टिव है तो एन को मार्क करा है। राइट द सैंपल स्पेस ऑफ ईच एक्सपेरिमेंट। तो हर एक्सपेरिमेंट का क्या लिखना है, सैंपल स्पेस, यानी कि डी और एन। हमने 3 बल्ब निकालने हैं, तो जैसे हम कॉइन के केस में कॉइन को 3 बार थ्रो करा, वही सेम केस हमारे पास बनेगा कि हो सकता है हमने सैंपल स्पेस लिखना है
तो जो हमने बल्ब निकालने हैं तीनों ही कैसे निकल गए हैं, डिफेक्टिव। फर्स्ट रो में भी डिफेक्टिव आ गया, थर्ड में भी, और फर्स्ट हमने ड्रॉ किया उसमें भी डिफेक्टिव आ गया, सेकंड रो में भी डिफेक्टिव आ गया, थर्ड में भी डिफेक्टिव। हो सकता है तीन में से दो डिफेक्टिव आ गए, दो डिफेक्टिव आए हैं तो एक कैसा आया होगा, नॉन डिफेक्टिव, क्योंकि हमें निकालना तो तीन ही है ना। तो हमारे पास फर्स्ट डिफेक्टिव आ गया, सेकंड भी डिफेक्टिव आ गया, लेकिन थर्ड कैसा आ गया, नॉन डिफेक्टिव। ये भी हो सकता है कि फर्स्ट डिफेक्टिव आया हो, सेकंड नॉन डिफेक्टिव और ये डिफेक्टिव, या फर्स्ट नॉन डिफेक्टिव, सेकंड डिफेक्टिव, थर्ड डिफेक्टिव। यानी दो डिफेक्टिव तीन तरीके से आ सकते हैं, दो डिफेक्टिव और एक नॉन डिफेक्टिव तीन तरीके से आ सकते हैं। हो सकता है कि हमारे पास एक ही डिफेक्टिव आया हो, अगर एक डिफेक्टिव आया तो दो कैसे आए होंगे, नॉन डिफेक्टिव, क्योंकि लोड में से बल्ब तो हमें तीन ही निकालने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला नॉन डिफेक्टिव हो सकता है, दूसरा भी नॉन डिफेक्टिव और तीसरा डिफेक्टिव। ये भी हमारे पास तीन तरीके से आएंगे। ये भी हो सकता है कि पहला डिफेक्टिव हो, दूसरा और तीसरा कैसा हो, नॉन डिफेक्टिव। हो सकता है कि तीनों ही ठीक आ गए हो, तीनों ही कैसे हो, नॉन डिफेक्टिव हो। जैसे हम कॉइन वाला केस लिखते थे वैसे ही इसको हमने लिखना है। तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस बन जाता है कि हमारे पास लोड में से हम तीन बल्ब निकालें। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। A coin is tossed. If the outcome is a head, a die is thrown. If the die shows up an even number, then the die is thrown again. What is the sample space? क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वाइन को टॉस किया गया है। अगर क्वाइन पे क्या आता है, हेड आता है, तो हमने डाई को रोल करना है, और डाई को अगर हमने रोल किया तो अगर डाई पे क्या आ जाता है, इवन नंबर आ जाता है, फिर हमने डाई को रोल करना है। तो सैंपल स्पेस लिखो। तो बच्चों इस केस में देखो, सबसे पहले अब इसमें टेल तो कहीं आई ही नहीं है। अब हम जब एक क्वाइन को टॉस करते हैं तो क्वाइन को टॉस करने पर टेल भी आ सकती है। जब टेल आएगी तो हमें कुछ नहीं करना, लेकिन जब हेड आएगी तो हमें क्या करना है, कि डाई को रोल करना है। हमने डाई को रोल किया, अब डाई को रोल करने पर हमारे पास इवन नंबर भी आ सकता है और ओड नंबर भी आ सकता है। तो पहले हम ओड नंबर लिख लेते हैं कि हमने हेड आ गया, हमने डाई को रोल किया तो 1 आ गया, डाई को रोल किया तो 3 आ गया, डाई को रोल किया तो क्या आ गया हमारे पास 5। यानी कि अगर हमारे पास डाई के ऊपर ओड नंबर आता है तो आगे हमें कुछ और नहीं करना। लेकिन जब डाई के ऊपर इवन नंबर आता है तो 2, 4 और 6 क्या है, इवन नंबर है। जब डाई के ऊपर इवन नंबर आ गया तो हमें डाई को फिर रोल करना है। तो हमारे पास ये डाई के ऊपर इवन नंबर आ गया, फिर एक डाई को रोल करना है। तो उस डाई पे हमारे पास 1 से लेकर 6 तक नंबर हो सकते हैं, कोई भी नंबर आ सकता है। यानी कि हमारे पास 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5 और 2 के साथ 6, कोई भी नंबर आ सकता है। या हमारे पास क्या होगा, 2 नहीं आया होगा तो क्या आया होगा 4, ये भी हमारे पास इवन नंबर है, तब भी हमें डाई को रोल करना है। तो डाई पर हमारे पास 1, 2 ये आएगा हमारे पास 4, यहाँ पे आएगा 4, 2, 4, 3, 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 6, क्योंकि हमारे पास डाई में 7 तो होता ही नहीं है। ये भी हो सकता है कि हमारे पास ना 2 आया ना 4 आया, तो थर्ड इवन नंबर कौन सा है, 6। फिर हमने डाई को रोल किया तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये पॉसिबिलिटीज हैं आने की। दोबारा से क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले हमने क्वाइन को टॉस किया, अगर क्वाइन के ऊपर हेड आता है तो हम क्या करेंगे, एक डाई को रोल करेंगे, और डाई पर अगर इवन नंबर आता है तो हम क्या करेंगे, एक डाई को फिर से रोल करेंगे। तो पहले हम देखते हैं, पहले हमने क्वाइन को टॉस किया, क्वाइन को टॉस कर तो हेड आने में तो कुछ और करना है, लेकिन टेल आने पे कुछ भी नहीं करना। तो मान लिया टेल आ गया तो कुछ भी नहीं करना। तो मान लिया हो सकता है हेड भी आया हो, हेड आएगा तो हमें क्या करना है, डाई को रोल करना है। तो डाई पे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई सा भी नंबर आ सकता है। तो हमारे पास मान लो 1, 3 और 5 आ गए, यानी कि ओड नंबर आ गया। अगर ओड नंबर आ गया तो कुछ भी नहीं करना आगे। तो यानी कि हमारे पास हेड के साथ 1 आ गया, हेड के साथ 3 आ गया, हेड के साथ 5 आ गया, तो कुछ नहीं करना आगे, यहीं पे खत्म है। लेकिन अगर हमारे पास हेड के साथ इवन नंबर आ गया, कि 2 आ गया या 4 आ गया या 6 आ गया, तो हमें क्या करना है, डाई को और रोल करना है। तो एक डाई को और रोल करेंगे तो उस पर 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। ये क्वाइन पे आया हेड, फिर डाई को रोल किया, उस पर क्या आया 2, फिर इस क्वाइन को थ्रो किया, इस डाई को थ्रो किया तो क्या आया हमारे पास
1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ गया। ये भी हो सकता है कि इस पे तो हेड आया, फिर डाई को रोल किया 4 आ गया, फिर हमने डाई को और थ्रो किया तो उस पर 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ गया। या फिर हमने पहले हेड को थ्रो किया, हेड आया कॉइन पर, फिर हमने डाई किया, डाई पे क्या आ गया 6, वो इवन नंबर था, फिर हमने डाई को और थ्रो किया तो हमारे पास उस पर भी 1 से लेकर 6 तक कोई सा भी नंबर आ सकता है। तो ये हमारे पास क्या बनती है, पॉसिबल आउटकम। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। द नंबर 1, 2, 3, 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन द 4 slips of the paper. The slips are put in the box and mixed thoroughly. A person draws 2 slips from the box, one after the other without replacement. Describe the sample space. क्या कहा गया है कि बॉक्स के अंदर 4 slips हैं, उसको 2 निकालनी है, one after the other, तो sample space लिखो। हो सकता है इसने फर्स्ट टाइम में 1 नंबर वाली निकाली हो, फिर बाद में 2 वाली, 1 वाली या 3 वाली, 1 वाली या 4 वाली। ये भी होता है फर्स्ट टाइम में 2 निकाला हो, फिर 1 वाली, फिर 2 के साथ क्या निकाली हो 3 वाली, या ये भी होता है 2 के साथ क्या निकाली हो 4 वाली, या 4 पहले निकाली हो 4, या फिर पहले क्या निकाला उसने 3 नंबर वाली निकाल ली हो, फिर सेकंड 1 नंबर वाली, 3 और 2, या 3 और 4 नंबर वाली। ये भी हो सकता है कि पहले 4 नंबर वाली, फिर 1, या फिर 4 और फिर 2 नंबर वाली, फिर 4 और 3 नंबर। ये था हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स का सेट। तो बच्चों आज आपने पढ़ा रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में, सैंपल स्पेस के बारे में, आउटकम्स के बारे में, और साथ में एक्सरसाइज 16.1 में पढ़ा आपने कि किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के दिए हुए सैंपल स्पेस को हम कैसे फॉर्म करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।